Good morning. Students, how are you all? Hope you are doing well. Today we are starting with 5.2. What is a cell made up of? Chapter 5.2 या topic 5.2? Topic 5.2. Good. What is a cell made up of and what is the structural organization of a cell? तो पहले तो बताओ मीत एक टेबल पे दो दो जने क्यों बैठे हो? इस साइड आ जाओ। चलेगा, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती पीरियड में, सिर्फ सुनना ही है तुम्हें, पढ़ना तो मेरे को। ऐसे ही आ जाओ। इतने दूर कौन हो, इधर आ जाओ इस लाइन में। चलो ध्रुव, एक एक बेंच पकड़ लो। सो टेल मी व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होता है? सर, जहाँ चीज़ें सस्ती मिलती है, 50% 20% डिस्काउंट होता है, उसको सेल बोलते हैं। सेल का क्या मतलब होता है? परीन, हाँ, जिससे हम बने हैं, क्या बेवकूफ? जिससे हमारे बॉडी पार्ट सब काम करते हैं। दुनिया में हम लोग जो किसी भी चीज़ का ग्रुप्स बनाने बैठते हैं तो दो ग्रुप्स बनते हैं, एक तो होता है लिविंग थिंग और एक होता है नॉन लिविंग थिंग। बस सिंपल। दुनिया में दो ही प्रकार की चीज़ें हैं, एक है जीवित और एक है मृत, मतलब जिसके अंदर जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स। अभी नॉन लिविंग थिंग्स की बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट थिंग जो होती है वो होता है एटम। एक एटम के साथ दूसरा एटम जुड़ेगा, दूसरे एटम के साथ तीसरा एटम जुड़ेगा, तो एलिमेंट बन जाएगा। उसी तरह लिविंग थिंग्स जो भी हैं, सांप है, मगर है, हाथी है, ड्रैगन है, जो भी है, वो सब बने हुए होते हैं सेल से। ये बार बार रिपीट क्यों करवाना पड़ता है? और सेल जो है उसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक सेल की बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, फिर उसके बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे तुम्हारा घर है, क्या है? घर। अभी घर की एक बाउंड्री होगी, आंगन होगा, और तुम्हारा जो मेन रूम है, हॉल जो है, हॉल और गेट के बीच में जो जगह है, आंगन तुम्हारा। उसी तरह सेल के अंदर भी, सेल जैसे एक मकान जैसा ही है, उसकी एक बाउंड्री है, राइट। उसके अंदर न्यूक्लियस है तो वो तुम्हारा हॉल हो गया। हॉल और गेट के बीच में जो जगह होती है, तो सेल और न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में जो जगह है वो है साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर भी दूसरे पार्ट्स हैं। नॉन लिविंग थिंग एटम है, उसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है। लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर जो सेल है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत कुछ है। तो देखते हैं क्या है न्यूक्लियस के अंदर। We saw about that the cell has special components called organelles, organelles. How is a cell organized? Organized का क्या मतलब होता है? Organize कौन करेगा? We have organized an annual festival, annual day. तो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि नहीं? कि भाई सबसे पहले प्रेयर आएगी, फिर नर्सरी के बच्चों का डांस आएगा, फिर एक स्पीच आएगी, फिर जिसने साल में अच्छा स्पोर्ट्स किया था उसको सर्टिफिकेट देंगे, फिर 1 to 5 प्राइमरी वाले डांस करेंगे या सॉन्ग गाएंगे,
राइट। फिर एक दो अवार्ड्स आएंगे बीच में, फिर एक दो स्पीच आएगी, और फिर फाइनल डांस आएगा हायर स्टूडेंट्स का, और थैंक्स गिविंग और प्रोग्राम पूरा। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि नहीं? उसी तरह सेल जो है वो भी ऑर्गेनाइज करता है हमारी बॉडी के फंक्शंस को। कैसे करता है? इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस द फीचर्स इन ऑलमोस्ट every cell: plasma membrane, nucleus, cytoplasm. All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दीवार जैसा ही, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये तीन चीज़ें जो हैं वो आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है, तुम्हारे घर के बाहर कोई कचरा फेंक जाएगा तो आप चला लोगे? वो तो ये बोलेगा तेरे घर में थोड़ी डाल के गया, मैं तो बाहर फेंका है। तेरे घर में फेंकूँ तब बोलना। तो आप अपने घर के पास गंदगी होने नहीं देते? देते हो? नहीं देते हो। फिर चाहे साइड में हो, इस साइड में हो, इस साइड में हो या पीछे हो, राइट। उसी तरह सेल जो है आजू बाजू के एनवायरनमेंट के साथ कैसे बिहेव करेगा, किससे क्या लेगा, किससे क्या देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन क्या काम करेगी? पहला, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आपकी गली जो है, आपका घर का बाउंड्री जो है, वो आपके घर को पूरी गली से अलग करता है कि नहीं? घर के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री के अंदर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर क्या क्या होगा? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called selectively permeable membrane. अभी selectively का क्या मतलब है? आप लोग जब कपड़े लेने जाते हो तो सिलेक्ट करते हो ना? नहीं, पहले तो लेटेस्ट फैशन का होगा वही ख़रीदूँगी, फिर किसी फंक्शन में पहन सकूँ ऐसा लूँगी। आप अभी जो कपड़े पहन के आए वो क्या पहने हैं आपने? कपड़े, यूनिफॉर्म, है ना। कहीं शादी हो रही हो तो आप क्या पहन के जाओगे? अलग ड्रेस पहन के जाओगे ना। क्यों? कपड़े तो कपड़े ही होते हैं, ये यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं जा सकते हम? तो जब आप कपड़े ख़रीदने जाओगे तो सिलेक्टिव करोगे ना कि कपड़े कौन से ख़रीदने हैं, ओकेशन में पहन सकूं ऐसे, फिर लेटेस्ट भी होने चाहिए, फिर महंगे भी नहीं होने चाहिए, फिर टिकाऊ भी होने चाहिए, फिर मेरे ऊपर अच्छे भी लगने चाहिए। कभी आपने ऐसा किया? अच्छा, मार्केट में गया, ये सबसे लेटेस्ट है, दे दो, लेके आ गए। कपड़ा देखोगे, पैसा देखोगे, पहन के देखोगे, ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे पे। फिर जो अच्छा लगेगा, महंगा भी नहीं होगा, लेटेस्ट भी होगा, वो लेके आओगे घर पे, है ना। वरना दुकान में तो इतने सारे कपड़े थे, सब लेटेस्ट ही थे, सब क्यों नहीं उठा? ऐसे क्यों नहीं कि भाई चलो दे दो, आ जाते हो। बुक लेने जाते हैं तो कोई भी एक बुक दे दो ना, लिखना ही है ना मेरे को, तो उसमें बोलते लेटेस्ट दिखाओ, सस्ती वाली दिखाओ, मैथ्स जिसमें अच्छा दिखे ऐसी बुक दिखाओ। ऐसा करते हो? तो सिलेक्टिव परमिएबल मतलब किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर से बाहर जाने देना है, कितनी देर तक अंदर आने देना है, कितने अमाउंट में अंदर आने देना है। अभी आप देखो कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे आप चले जाओ, तेज़ हवा चल रही है, पंखा जो हैवी मोटर वाला पंखा होता है ना, शादियों में लगाते हैं, पता है ना,
उसके सामने खड़े रहो, कितनी तेज़ हवा आती है, लेकिन अंदर कितनी जाती है तुम्हारी बॉडी में? जितनी नाक अलाउड करता है, राइट। और इस रूम में पंखे नहीं है, गर्मी लगी पड़ी है, फिर भी तुम्हारी बॉडी में हवा कितनी जाएगी? जितना तुम्हारा नाक अलाउ करेगा। ऐसा है, गर्मी हो रही है तो क्यों? क्योंकि हवा नहीं चल रही है, अंदर हवा ज़्यादा देनी है। बाहर तेज़ हवा चल रही तो नाक क्यों रोक ले, तो ज़्यादा हवा चली गई तो अंदर। तो ये नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि ये ऑटोमेटिक फंक्शन है। हवा उतनी ही अंदर जाएगी जितनी तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत है। फिर भले ना तेज़ हवा चल रही हो, तूफान चल रहा हो। तो सिलेक्टिव परमिएबल, किसको अंदर आने देना है, कितना अंदर आने देना है, राइट। परमिएबल मतलब परमिशन है उसको, परमिएबल मतलब वो आ जा सकता है। सिलेक्टिव मतलब कौन, तू आ जा। कुछ फंक्शन होता है, कुछ होता है तो बोलते हैं ना, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। क्यों सिलेक्टिव क्यों करते हैं? कि थोड़ा प्रायर एक्सपीरियंस होता है कि ये अच्छा कर लेंगे। ऐसे नहीं कि कोई 4 जने आ जाओ, चलो करना है हमें। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सेल? हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल? सब्सटेंस सेल के अंदर कैसे जाते हैं? क्योंकि सेल के अंदर हम सबको एनर्जी तो चाहिए ना। तो हमारी एनर्जी कहाँ से आएगी? एक तो ऑक्सीजन में से, क्योंकि जिस बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको लकवा मार जाएगा। देखा है ना, लकवे होते हैं जिसको पैरालिसिस हो जाता है तो उसकी बॉडी मूवमेंट, हाथ यूं पड़ा है तो यूं ही पड़ा रहेगा, राइट। अगर उसके ऊपर सांप भी आ गया तो वो कुछ नहीं कर सकता। हटाना है तो वो ऐसे रखेगा हाथ को तो हटेगा, उठाना है तो ऐसे उठाएगा तो उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। बराबर है हाथ सब कुछ, तो मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है? वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा, उसके सेल में करंट नहीं जा रहा है। तो यहाँ के जो सेल है उसको ब्लड भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, और जो कुछ भी हमने खाया उसमें से एनर्जी जनरेट होगी, वो उस सेल को देगा। सेल का जो काम है वो सेल काम कर लेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, वो ब्लड में मिल के आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास, और लंग्स में से बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन वापस अंदर चला जाएगा। तो ये सारे सिस्टम अपने आप होते रहते हैं, हमें करना नहीं पड़ता है कुछ, राइट। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. अभी एक पेपर लो, उसके ऊपर इंक का एक ड्रॉप डालो तो क्या होगा? इंक जो है वो पूरे पेपर में फैल जाएगी। लेकिन अगर आपने एक तेल की बूंद डाली है तो तेल वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, फैलेगा नहीं पूरे में। अगर मिट्टी ली है, मिट्टी के अंदर ऑयल डाला तो फैल जाएगा, राइट। तो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जब इकट्ठा होते हैं सब लोग तो असेंबल, जब प्रेयर हो जाती है तो डिफ्यूज़, सब अलग अलग हो जाते हो, राइट। We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. Spontaneous, spontaneous मतलब बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। छींक आती है तो आप क्या करते हो? सीधा हाथ यूँ चला जाता, तो लिख रहे होते हैं हम कुछ, जैसे ही छींक आने का सिग्नल मिलता है तो पेन छोड़ देते हैं, यूँ कर देते सीधा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ गया, है ना। और हायर कॉन्सेंट, अभी देखो मान लो कि ये कोई एक स्लोप है, ठीक है, ये एक स्लोप है, स्लोप है ये तो सीधा ही है, फ्लैट है, स्लोप क्या हुआ? और अगर मैंने यहाँ पर पेंसिल और यहाँ पर रबर रखी है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ करता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर जो चीज़ होगी वो सीधी नीचे आ जाएगी, और अगर मैंने इस तरफ किया तो यहाँ पर जो चीज़ होगी वो
दूसरी साइड चली जाएगी। वो गार्डन में होता है ना, ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर अभी आप बस में चढ़े हो, आगे की साइड में एकदम खचोखच भीड़ पड़ी है और पीछे की सीटें खाली हैं, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली पीछे जाके बैठोगे। दूसरा कोई चढ़ेगा, पीछे जाके बैठेगा। दूसरा कोई चढ़ेगा, पीछे जाके बैठेगा। तो होता क्या है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वह जगह खाली है। नहीं, आगे लोग खड़े, मैं भी खड़ा ही रह जाता हूँ, पीछे कौन जाएगा? ऐसा नहीं करते ना। तो हायर, जहाँ जगह मिलेगी वहीं जाके बैठोगे आप। तो कॉन्सेंट्रेशन लो होगा जहाँ पर, वहाँ पर जाके वो चीज़ें जाएगी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समटाइम्स similar to this happens in the cells. For example, some substance like carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 instead of outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration, outside the cell by the process of diffusion. Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells as well as cell and its external environment. Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecule through such a selectively permeable membrane is called osmosis. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low concentration till equilibrium is reached. What do you mean by equilibrium? सर, आप नज़मा को ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो दूसरे क्लास में, मैथ्स के लिए, 10th वाली अकेली है, है ना। What do you mean by equilibrium? What do you mean by equilibrium? Any idea? इक्वी का क्या मतलब होता है? इक्वल। इक्विलिब्रियम मतलब, देखो, इस तरफ अगर स्लोप होगा तो क्या होगा? चीज़ें यहाँ से यहाँ आएगी। अगर इस तरफ हुआ तो चीज़ें यहाँ से यहाँ जाएगी। अगर ऐसे रहा तो ना तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ना ये यहाँ से यहाँ जाएगा। मान लो आपके पास 10 रुपये हैं और आपके पास 15 रुपये हैं, किसके पास ज़्यादा है? कितने ज़्यादा हैं? नहीं, 2.5 रुपये। अगर तुम अपने 2.5 रुपये इसको दे दो तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो गया ना, बैलेंस हो गया ना। अभी ना तुम्हारे पास ज़्यादा है ना इसके पास ज़्यादा है। तो जब बॉडी के अंदर आप एक्टिविटी करते हो कुछ, राइट, तो हमारी बॉडी में क्या होता है? पानी बॉडी में से बाहर पसीने के फॉर्म में चला जाता है।
बॉडी में पानी की कमी हो गई तो आपको प्यास लगेगी। तो आप कितना पानी पियोगे? प्यास का तो कोई मेजरमेंट नहीं होता है। होता है कितनी प्यास लगी? मेरे को 1 किलो प्यास लगी है, ऐसा बोलते हैं? नहीं। आपको जितनी भरपूर प्यास लगी हो, जैसे ही पानी मिलेगा आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ अब प्यास मिट गई। 1 गिलास पियोगे, नहीं अभी प्यास है, 1 और गिलास पियोगे। कभी कभी 1, 2, 3 पेट भर जाता है, हाँ अब पानी मेंटेन हो गया बॉडी में। अगर ज़्यादा पानी भर गया बॉडी में तो क्या होगा? ज़्यादा पानी बॉडी में भर गया तो क्या होगा? हाँ, खाली करने जाना पड़ेगा, है कि नहीं? और ये करते रहना चाहिए। हमारी बॉडी में हम हाथ तो डाल नहीं सकते सफाई करने के लिए। अंदर हाथ डाल सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भगवान ने सिस्टम कैसी बनाई है कि आप जितना पानी पीते रहोगे, है ना, तो इनटेक हो सकता है पानी का, और उसके साथ बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स ने, जो भी कचरा ने होता है ना, वो उसमें मिक्स्ड होता जाता है और किडनी और सब उसको खींचते रहते हैं और वो सारा कचरा निकल जाता है। जितना ज़्यादा पानी पियोगे आप उतने ही ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। नॉर्मल चीज़ है कि तुम्हारे पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तुम्हें पता है? कितना पानी पीना चाहिए आपको? आपका पेट कितना होता है ये बताओ मेरे को? मुट्ठी जितना। तुम्हारा हार्ट कितना होता है? झूठ बोलते हो, लोग बोलते हैं ना इसका दिल तो दरिया है। पेट किसी का दरिया नहीं होता है, होता है दिल दरिया होता है। दरिया दिल इंसान नहीं होता। क्यों? देने में संकोच नहीं करता। नई चीज़ हो, पुरानी हो, महंगी हो, सस्ती हो, फ्रेंड्स को यूं ही दे देता है। पिक्चरों में सीखना चाहिए सबसे। अभी फिल्म स्टार्स की बात करें, उनके पास तो बहुत पैसा है ना, तो किसी का भी बर्थडे होता है या ऐसे ही खुश हो जाते हैं तो 25-30 लाख की बाइक ऐसे गिफ्ट कर देते हैं। दरिया दिली है। और हमारे पास 25-30 लाख की बाइक हो तो हम किसी को बैठने भी न दे, ए हट गंदी हो जाएगी। सो हार्ट भी हमारा उतना ही होता है, मुट्ठी के जितना। और पेट में एवरेज इंसान जो है वो 400 ग्राम, आधा किलो भी नहीं पूरा, कितना 400 ग्राम्स तक खाना खा सकता है। फिर आपकी फेवरेट बासुंदी हो, लड्डू पेड़े हो, बर्फ़ी हो, जो भी हो, राइट। अब जब एक्स्ट्रा खा लोगे तो पेट यूं ही सिग्नल दे देगा, बहुत खा लिया, हटा नहीं जा रहा है ना। तो बॉडी को तकलीफ़ पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने में। लेकिन अगर स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है आपको, तो आपको जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाने का। एकदम पेट भर के डकार आ जाए तब तक नहीं खाने का। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर खाने को मूवमेंट करने के लिए जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाना खाओगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा अभी तक पेट भरा नहीं है, तो भले नहीं भरा है, वो खाना डाइजेस्ट अच्छा करेगा, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के बाद भी 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। फिर हर 1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीते रहना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पी जाना चाहिए। कितना? अगर आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है, बॉडी को हेल्दी रखना है, तो ये चीज़ याद रखना, खाना खाने से पहले 1 घंटे और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। फिर हर 1 घंटे में जितना हो सके उतना पानी पीना है। जो लोग मोटे होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करनी होती जिनको, और बॉडी कम करनी है, तो ये सबसे आसान तरीका है।
पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, तो तुम्हारा पेट भरा भरा लगेगा, तुम खाना नहीं खाओगे ज़्यादा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हारे बॉडी में जमा नहीं होगी। और जो आप पानी पीते जा रहे हो उससे कचरा जो है, फैट जो होता है ना, कचरा ही होता है, वो फैट में से जब खाना नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, देखो आपका पता नहीं मेरे को, पर्स होती है ना, पर्स आपकी, उसमें छुपे हुए खाने भी होते हैं। तो जब पहली तारीख या ऐसा कुछ होता है तो उस चोर खाने में 500 रुपये या 1000 रुपये रख देते हैं, बाकी के रोज़मर्रोज़ के खर्चे के लिए दूसरे ऊपर जो खुले खाने होते हैं उसमें से पैसे निकालते जाते हैं। जब मंथ एंड आता है, ऊपर की पर्स के खाने में से पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तब हम जो चोर खाने में पैसे रखे होते हैं, पर्स में छुपे हुए खाने में, वो निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ज़रूरत का टाइम है। उसी तरह जब आप खाना नहीं खाओगे तो पहले से एक्स्ट्रा खाना खाया था, एनर्जी स्टोर्ड पड़ी थी तुम्हारी बॉडी में फैट के फॉर्म में, तो जब आप खाना नहीं डालोगे तो एनर्जी तो चाहिए ना बॉडी को, तो वो जो पहले चर्बी जमा पड़ी थी ना उसको ले लेगा यूज़ में, तो जितनी वो एक्स्ट्रा लेता जाएगा वो उतनी तुम्हारी कम होती जाएगी। तो एक्सरसाइज करने के कुछ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रेगुलर ज़्यादा पानी पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पेट भरा लगेगा, प्यास लगेगी, भूख नहीं लगेगी। कम खाओगे तो कम जमा होगी चर्बी। और बाकी काम तो करते ही रहते हो ना, तुम चलते हो, फिरते हो, दौड़ते हो, काम करते हो, तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ हो जाएगी तुम्हारी। तो सेल जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो ऑक्सीजन को अंदर लेता है। ऑक्सीजन सेल को चलाने का एनर्जी, पेट्रोल कैसे इंजन चलाता है, उसी तरह ऑक्सीजन जो है वो सेल को काम करने देता है, करंट देता है। जैसे ही वो सेल अपना काम कर लेगा, वो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो आँख भी कन्वर्ट करेगी, कान भी कन्वर्ट करेगा, नाक भी कन्वर्ट करेगा, उंगली भी करेगी, पेट भी करेगा, बाल भी करेगी, पीठ भी करेगी, तो पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगा, राइट। ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। और बाहर के एटमॉस्फेयर में जगह तो बहुत सारी है ना, यहाँ जगह बहुत है और हमारी बॉडी के अंदर जगह कितनी कम है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो क्या होगा, उसको बाहर फेंकना पड़ेगा, तो सेल में से बाहर आएगा बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमेशा चीज़ें कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, राइट। अभी कार्बन डाइऑक्साइड तो घट गया है ना, ऑक्सीजन जो बाहर था उसको हमने अंदर लिया है, बाहर ज़्यादा था, बॉडी के अंदर कम था, तो ऑक्सीजन अंदर आया, क्योंकि बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑक्सीजन अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, फिर ये वापस कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अब ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो वापस उसको बाहर फेंको और ऑक्सीजन को अंदर लो। तो ये प्रोसेस जो है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, राइट, जब जो बढ़ जाता है वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो बारी बारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगी, ऑक्सीजन को अंदर जाने देगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण में बहुत है, वो भी बोलेगा मेरे को तो अंदर जाने दो, देखूं बॉडी कैसी है तुम्हारी। वन वे ट्रैफिक, ऑक्सीजन अंदर जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगा। यहाँ से जब ऑक्सीजन आएगा तो रोक लेगा, तुझे अंदर ही रहना है, कार्बन डाइऑक्साइड को जाने दूंगा, राइट। तो उल्टा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से यहाँ आने मिलेगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाने मिलेगा, ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ जाने मिलेगा, यहाँ से यहाँ नहीं आने मिलेगा, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वो स्प्रिंग आती थी अब खेलने में, आपको पता है तो, है ना, यूँ हाथ ऊपर करो तो स्प्रिंग पूरी इस तरफ आ जाती है, फिर यूँ करो तो ये वाली स्प्रिंग पूरी यहाँ आ जाती है, और बच्चे लोग खेलते रहते थे यूँ ही पूरा दिन। ठीक,
व्हाट विल हैपन, अभी सिमिलरली टू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो सही है, वाटर पानी वो भी यही प्रोसेस फॉलो करता है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू, तो इस वाटर का जो गैस जाता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन पानी जब बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जाता है उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। ठीक है। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or a salt in water? अभी कोई भी एनिमल सेल है हमारी बॉडी का, उसको आप या तो शुगर सेल सॉल्यूशन में डालो या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालो। अभी तो अपनी स्कूल में ऐसा नहीं है, लेकिन 11th-12th में आपको फ्रॉग काटने को आता है। जो लोग साइंस रखते हैं ना, उन लोगों को फ्रॉग मेंढक को काटना पड़ता है चाकू से और उसकी स्किन को खोलना पड़ता है। फिर अर्थवॉर्म अड़सिया जो आता है ना, ये हमने जब कॉलेज में थे बायोलॉजी में तब किया था। एक पूरा प्लेट होता है, उसमें वैक्स भरा हुआ होता है, मोमबत्ती, राइट, और पानी भरा हुआ होता है। एक मरा हुआ अड़सिया उठाएंगे, उस प्लेट में रखेंगे और ब्लेड, फोर्सेप जिसको बोलते हैं, ब्लेड आती है ना, उसके यहाँ का सिर का भाग होता है ना, ऊपर का छिलेंगे थोड़ा सा, राइट, और फिर वो चमड़ी को खींचेंगे यूँ, तो चमड़ी खींची जाएगी। वो टाँचनी होती है ना, वो वैक्स में भरा देते हैं दोनों साइड। फिर छोटी एंगल वाली कैंची होती है, वो पूरा उसका काट देते हैं ऊपर का भाग, और स्किन जो खुलती जाती है उसको टाँचनी भराते जाते हैं पूरे में। मतलब उसको हमने पूरा अनरैप कर दिया यूँ। ये अड़सिया था, यहाँ से काटना शुरू किया, राइट, और पूरा यूँ खोल के रख दिया। अभी इसकी गर्दन में क्या है, चेस्ट में क्या है, पेट में क्या है, राइट, और उसकी पूँछ में क्या है, ऐसे पूरा खोल के देखते थे। और जो डायग्राम होता था दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, उससे कंफर्म करते थे, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। प्रैक्टिकल में सर आके हमको बोलेगा इसका स्टमक दिखाओ, तो पेन से दिखाने के, सर ये रहा इसका स्टमक। तो अड़सिया ऐसे तो मिलेगा नहीं तुमको, फ्रॉग तुम्हें ऐसे तो मिलेगा नहीं, राइट। तो जब फ्रॉग मिल जाता है उसको उठा के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, डब्बी बंद कर देते हैं, तो वो अंदर मर जाएगा। अब हमको एक्सपेरिमेंट तो साल के एंड में करना है, और साल के एंड में तो गर्मी की सीज़न होती है, मेंढक निकलता है बारिश की सीज़न में। तो बारिश की सीज़न में मेंढक को पकड़ के मार डालना पड़ेगा ना आपको। तो जब वो समझ लो मर जाओ, तो हमारी बॉडी कैसी है, इंसान की बॉडी को या रास्ते में कोई कुत्ता या कुछ भी मर जाता है, कबूतर मान लो मर जाता है, तो क्या होता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन, 6-7 दिन बाद देखोगे तो उसकी हड्डियाँ ही दिखेंगी, पूरी बॉडी कहीं गायब हो जाएगी, वहीं पड़ी होगी। मान लो अगर ऊपर चकली मर गई कहीं पर, है ना, तो रोज़ आप देखना उसकी बॉडी को, रोज़ थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा उसकी फैदर्स ने, सब अंदर का इंटरनल ऑर्गन ने सब गायब हो जाएगा। नहीं होगा तो सिर्फ उसकी हड्डियों का ढांचा यूं ही पड़ा रहेगा, स्केलेटन, राइट। तो क्यों होता है ये? हमारी बॉडी कैसी है, बायोडिग्रेडेबल। मतलब इस वातावरण में ऐसे छोटे छोटे कीटाणु हैं जो दिखते नहीं हैं हमें। हम जिंदा हैं तो हमको कुछ नहीं करेगा वो, राइट, तब वो हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन जब हम मर जाएंगे तो उस कीटाणु को पता चल जाएगा कि हाँ ये आदमी मर चुका है, अब उसकी बॉडी को खाना शुरू करो। और थोड़े दिनों बाद देखोगे तो सब पूरी बॉडी गायब हो जाएगी। जो लोग दफन कर देते हैं ना, मिट्टी में मर जाते हैं, तो मुस्लिम लोग में दफन कर देते हैं मिट्टी में, 6-8 महीने बाद वो मिट्टी खोल के देखो, तुम्हें क्या दिखेगा, सिर्फ हड्डियाँ दिखेंगी। तो बॉडी कहाँ गई, उसका हाथ ने, स्किन ने, पेट ने, वो सब कहाँ से गया, उसका हार्ट कहाँ गया,
तो कुदरत में ऐसे भगवान ने रखे हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म। अब भगवान ने देखो सिस्टम ऐसी बनाई है, इसीलिए मैं बोलता हूँ गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट मैजिशियन। जब भी आप साइंस पढ़ोगे आपको कम से कम चैप्टर में एक बार तो भगवान के ऊपर ऐसे आएगा, हाँ यार जादूगर कमाल का है वो। हम जब जिंदा होते हैं राइट, तब हम दूसरा खाना खाते हैं, है ना। जब हम मर जाते हैं तो कोई हमें खा जाता है। छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं उनको खाना तो चाहिए, ज़मीन के अंदर होते हैं, वो दिखते भी नहीं हैं। तो जैसे ही डेड बॉडी जाएगी थोड़े दिनों बाद वो पूरी खा जाएंगे, तो खाना तो मिलना चाहिए ना उनको। तो भगवान ने सबके लिए खाने का इंतज़ाम करके रखा है, किसी को भूखा नहीं रखते भगवान। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उसके ऊपर कितना विश्वास है भगवान के ऊपर। और इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? पुराने ज़माने में आप स्टडी करोगे तो पुराने से पुराने ज़माने में लोग कैसे थे? जंगली लोग थे ना। ब्रश करना, बाल कटाना, साबुन से नहाना, ये सब तो था ही नहीं कुछ भी। बस जब भूख लगती थी तो पेड़ की, क्योंकि कोई साधन ही नहीं था, लोहा सोना चांदी ऐसा कुछ मटेरियल भी नहीं था। नेचर में क्या अवेलेबल है? लकड़ियाँ। लकड़ी को घिस घिस के धारदार बना देते हैं, और जब भी भूख लगती कोई जानवर के पीछे भागते और उसको वो लकड़ी खुचा के उसको मार डालते और वहीं डायरेक्टली उसको बाइट करना शुरू कर देते, खाना। ठीक है, पेट भर गया, बस पड़े रहेंगे आपस में मस्ती में, और कुछ नहीं। फिर जब भूख लगेगी तो वापस जो मरा पड़ा था उसको खा लेंगे। फिर धीरे धीरे समझ आती गई कि सिर्फ जानवर ही नहीं खाना है, पेड़ पौधे भी खा सकते हैं। अब पेड़ पौधे हम उगा भी सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर चालू हुआ। फिर हाथ से तो होगी नहीं, बैल से होगी, लकड़ियाँ वो हल बनाना सीख गया। फिर डेवलपमेंट आता गया, और आज इतना आ गया कि बेसिक ज़रूरत हमारी क्या थी? खाने की। और खाने की भी कितनी? 400 ग्राम। एक आदमी एक टाइम में 400 ग्राम खाना खाता है। सब कुछ आ गया उसमें, रोटी दाल सब्जी सब आ गया, सैलेड फ्रूट ये सब। तो 400 ग्राम में मान लो उसको 100 ग्राम ही गेहूँ चाहिए। एक आदमी को एक दिन में कितने गेहूँ चाहिए? फिर 100 ग्राम से 200 ग्राम, है ना। लेकिन इंसान काम कितना करता है? सुबह 6 बजे से लग जाता है, रात को 11, 12 बजे तक काम करते हैं लोग। किसके लिए? खाने के लिए नहीं। खाने के लिए तो उसको 400 ग्राम ही चाहिए। कपड़े लेने हैं, मोबाइल लेना है, गाड़ी लेनी है, टीवी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, उसमें ज़्यादा वो बिज़ी हो गया, राइट। लेकिन उसकी बेसिक ज़रूरत क्या थी? खाना। और भगवान इतना दयालु है कि उसने खाने के लिए, अभी देखो आप सिर्फ 10 दाने डालो ज़मीन में एक ही बीज डालो एप्पल का, कितना? एक बीज डालो, जब वो पूरा प्लांट बनेगा तो कितने एप्पल्स निकलेंगे उसमें से? कितने एप्पल निकलेंगे? काउंटलेस। मैथ्स में इक्वेशन आपको शायद आता होगा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन होता है उसका। लेकिन जब 2 वेरिएबल होते हैं तो उसके अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। उसी तरह भगवान ने अनलिमिटेड, एक दाना डाला आपने, पूरा पेड़ उगा तो हज़ारों एप्पल होंगे। एक दाना गेहूं का डाला, हज़ारों गेहूं के दाने होंगे। तो आप भी खा सकते हो, चिड़िया भी खा सकती है, गाय भी खा सकती है, छोटे छोटे कीटाणु भी खा सकते। सबके लिए बनाया भगवान ने, ऐसा थोड़ी ना लिख के दिया ये पेड़ में से सिर्फ इंसान ही खाएगा, इसमें से सिर्फ गाय खाएगी, इसमें से सिर्फ कुत्ते खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो गॉड ने सिस्टम ऐसी बना रखी है
कि जिसको मुंह और दांत दिया है उसको खाना मैंने बना के रखा है। जब घर में मम्मी रसोई बना दी है तो क्या ऐसे बोल दिया ये तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया, तुम्हें चाहिए तो तुम खुद बना लो। मम्मी खुद के लिए भी बनाएगी और तुम मम्मी पापा आंटी जो भी वो घर में रहते होंगे दादा दादी सबके लिए खाना बनाएगी ना। तो भगवान ने भी ऐसा ही किया है कि इंसान अगर मैंने बनाया है, जानवर बनाए हैं, पक्षी बनाए, तो सबके लिए खाना तो देना पड़ेगा मेरे को, राइट। तो सबके लिए खाना बना के रखा है अबंडेंस में, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी। लेकिन हमारा फोकस जो है वो खाने से हटके दूसरी तरफ चला गया। जैन साधु होते हैं ना, साधु लोग, सच्चे साधु लोग जिसकी बात कर रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, रोटी ली, शिखंड था तो शिखंड में खाई, रोटी शिखंड में डाल के, ठीक है। दाल थी तो चावल में डाल के चम्मच से खाई। मतलब स्वाद हम लोग टेस्ट लेते हैं ना, अच्छा लगता है, हाँ ये मेरा फेवरेट है। साधु जो बन जाता है ना, साधु सेंट, उसको सिर्फ अपनी बॉडी टिकाए रखनी होती है कि मेरे को सिर्फ मर ना जाऊं खाने के बगैर, इसके लिए मुझे सिर्फ खाना चाहिए, राइट। तो वो क्या करेगा, किसी चीज़ का स्वाद नहीं लेगा। आपने उसको दाल दी, शिखंड दिया, छाछ दी, सब मिक्स कर देगा, किसी एक चीज़ का स्वाद नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि पेट में जाके तो मिक्स ही होना है। ऐसा है कि रोटी यहाँ रह जाएगी और शिखंड यहाँ रह जाएगा पेट में। अब जब मिक्स करके खाओगे फिर छाछ पियोगे तो पेट में तो मिक्स होना ही है ना। तो सच्चे साधु होते हैं वो क्या करते हैं, खाने का स्वाद नहीं लेते हैं, जो भी मिलता है खा लेते हैं मिक्स करके, किसी का स्वाद नहीं लेना है, राइट। तो बॉडी के अंदर एनर्जी गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऑक्सीजन अंदर गया, ये काम डिफ्यूजन। पानी अंदर गया, पसीने से बाहर निकला, वॉशरूम में से बाहर निकला, ऑस्मोसिस। One of the following three things could happen if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that outside solution is very dilute. The cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. 3 पॉसिबिलिटी है। आपकी बोतल में पानी है, आपकी बोतल आप समुंदर में फेंक दो या तालाब में फेंक दो, क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। मिक्स कैसे होगा? ढक्कन बंद होगा तो क्या होगा? 2 सॉल्यूशन है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। आपकी बोतल में आपने पानी भरा है, आपने उसको समुंदर को छोड़ दो, बाल्टी बकेट में डाल दिया, बकेट में डाल दिया ना, भरी पड़ी थी पानी से। अभी क्या सिचुएशन है? बकेट में पानी ज़्यादा है, वाटर बॉटल में पानी, तो पानी कहाँ जाएगा? कौन सा फॉलो करेगा रूल? हायर कंसंट्रेशन। हाँ, हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? बाल्टी में। लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? बोतल में। तो बाल्टी में से बोतल में पानी जाएगा, राइट। तो ये हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी सिचुएशन, आपने जो छोटी सी बकेट में पानी में डाला, उसमें भी उतना ही पानी है जितना बोतल के अंदर भरा पड़ा है। तो क्या है? दोनों इक्वल है, कुछ नहीं होगा। आपने पानी की भरी हुई बोतल को एक कटोरी में रख दिया, कटोरी में भी पानी था। अभी किस में पानी ज़्यादा है? बोतल में ज़्यादा है, कटोरी में कम है ना। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या तो अंदर ज़्यादा होगी, बाहर कम होगी। अंदर और बाहर दोनों लेवल में होगी। अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। 3 पॉसिबिलिटी है ना। अभी यहाँ पर यही बोल रहे हैं, देर आर 3। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जो सेल है उसकी सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है, राइट। जो सेल है उसकी सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है,
that the outside solution is very dilute. The cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. Water molecules are free to pass across the cell membrane in both the direction, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is that water enters the cell. The cell is likely to swell up. अब बॉडी के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, और पानी जो है वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नहीं है कि एक ही साइड जा सकता है. पानी जो है दोनों साइड जा सकता है, अंदर से बाहर भी जा सकता है, बाहर से अंदर भी जा सकता है. तो बाहर पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो बाहर का पानी अंदर जाएगा और अंदर का सेल फूल जाएगा. अभी तुम्हारा हाथ को आप पानी की बाल्टी में थोड़ी देर डुबोए रखो, थोड़ी देर बाद देखोगे तो तुम्हारी स्किन क्या हो जाएगी, फूली हुई हो जाएगी ना. इसका मतलब ये हो कि बॉडी के अंदर जो पानी था वो कम था. आपने जब बाल्टी में हाथ डाला तो बाल्टी में पानी ज़्यादा है, तो बाल्टी का पानी हाथ के अंदर घुसने की कोशिश करेगा. अगर आप ज़िंदा हो, अभी आप ज़िंदा हो तो इतना ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर. लेकिन अगर कोई डेड बॉडी होती तो पानी अंदर जाते जाते पूरी बॉडी फूल जाती. अभी देखो, ज़िंदा इंसान जो होता है ना, वो पानी में गिरता है, उसको स्विमिंग नहीं आती है तो वो डूब जाता है ना. जिसको स्विमिंग नहीं आती वो डूब के मर जाता है. जब मर जाता है, बॉडी के अंदर हवा और पानी भरना शुरू हो जाता है. आदमी तो मर गया, उसकी बॉडी ऊपर पानी के ऊपर आ जाएगी. डेड बॉडी हमेशा पानी पे तैरेगी, डूबेगी नहीं. जो आदमी कूद के जान दे देता है ना पानी में, उसको स्विमिंग नहीं आती तो मर जाता है. थोड़ी देर बाद जब वो मर गया, पानी बॉडी के अंदर भरना शुरू हो जाएगा और उसकी लाश ऊपर पानी में तैरती रहेगी. फिर तो उसको तो स्विमिंग आती नहीं थी, तो डेड बॉडी को कैसे स्विमिंग आ गई. तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर पानी कम था, बाहर पानी ज़्यादा हुआ, तो वो अंदर घुसने लगा. राइट. If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. जितना सेल के अंदर पानी है, बाहर के एनवायरनमेंट में भी उतना ही पानी है. मान लो आपको भूख लगी है और आपका फेवरेट खाना भरा पड़ा है. आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी भर लोगे. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बाहर ज़्यादा है, पेट में कम है. आप एकदम पेट फुल करके आए हो, अब पानी की बूंद की भी जगह नहीं है. ठीक है, और फिर तुम्हारे सामने आपकी फेवरेट डिश पड़ी है. आप क्या करोगे, कुछ नहीं. क्यों, कि पेट में जगह ही नहीं है, पेट भरा पड़ा है मेरा, भले न बाहर मेरी कितनी फेवरेट चीज़ क्यों ना पड़ी हो. तो बाहर का कुछ अंदर नहीं जाएगा, अंदर का कुछ बाहर नहीं आएगा. इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक. बाहर का वाटर, अंदर का वाटर दोनों सेम इक्विलिब्रियम पे है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अभी तीसरी सिचुएशन, इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल. बाहर की जो मीडियम है उसमें कम पानी है और बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी है, तो बॉडी का पानी बाहर जाएगा. It is very concentrated solution. The cell will lose the water by osmosis. सेल जो है वो पानी छोड़ देगा बाहर के एटमॉस्फेयर को. Such a solution is known as हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपो, आइसो, हाइपर. हाइपो, आइसो, हाइपर. Again, water crosses the cell membrane in both the directions, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore, the cell will shrink.
पानी बॉडी में से जब चला जाएगा तो आपको पता है नया नया एप्पल ले आते हो आप, ठीक है, नया नया एप्पल या मौसम्बी ले आते हो आप, कैसी होती है? फूली हुई होती है ना, गोल होती है एकदम। अगर जाने दो, इंसान जब यंग होता है इसकी स्किन कैसी होती है? कुछ भी यहाँ पर दाग वो दिखता है तुमको? कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है यहाँ पूरा चेहरे के लाइनिंग 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 झुर्रियाँ पड़ जाती है। देखे ना एकदम बुढ़े लोगों को, देखा है आपने? पूरा चेहरा के हाथ के ऊपर पैर के ऊपर सब जगह स्किन की लाइनिंग लाइनिंग आ जाती है। नया नया फ्रूट रखा हो तुमने, बाज़ार से लाया हुआ ताज़ा फ्रूट, 2-4 दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा, थोड़ी देर बाद 2-4 दिन बाद देखोगे कैसा हो जाएगा, वो श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। क्यों? कि उसके अंदर जो जूस था, हवा पानी था, वो एटमॉस्फेयर में चला गया। गर्मी तो सबको लगती है, गर्मी पानी को क्या करेगी? इवोपरेट। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो पानी को तो रोकेगा नहीं, वो अंदर से बाहर भी जा सकता है, बाहर से अंदर भी जा सकता है। अगर नया एप्पल ले आए आप और उसको पानी में रख दो, क्या होगा? वो भी फूल जाएगा पानी में पड़ा पड़ा। क्यों? क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा था, वो सेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, राइट? Selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity which we are going to do it tomorrow, मतलब next class। तब तक के लिए Goodbye and take care. thank you।